तो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो चलिए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, तो अब तक कुछ स्टडीज हुए थे, वो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया कि कुछ स्टडीज हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। ठीक है, उसमें से जैसे कि मोनोलेयर मॉडल या और बायलेयर मॉडल। ठीक है, तो ये है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ठीक है, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है 1972 में। ठीक है, इन लोगों ने सजेस्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, एक डॉट एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें हेड है और टेल भी है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दो लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दो लेयर जैसे कि जीजी मॉडल में, गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल में आपने देखा था कि दो लेयर का है। उस दो लेयर में से आपने देखा था कि एक लेयर सेल के अंदर की तरफ अपना पोलर हेड करके रखा है और दूसरे लेयर ने सेल के बाहर की तरफ हेड को पोजीशन करके रखा है। ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, यानी कि पूरी तरह से ये एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर का समंदर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और भी कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक मोज़ेक पैटर्न में, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में नहीं। जिस तरह की आपने डेनियल एंडोजन में देखा था कि उसने उन लोगों ने बताया कि प्रोटीन इस तरह रेगुलरली एक लेयर की तरह इस आपके लिपिड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने उनको रॉन्ग प्रूव किया और ये कहा कि प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लेकिन रेगुलर नहीं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि आपके प्लाज्मा इस फॉस्फोलिपिड के बायलेयर में ये कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, कहीं बाहर हो सकता है, कहीं पूरी तरह से पेनिट्रेट करके हैं, कहीं आधा पेनिट्रेट करके हैं। ठीक है, तो कोई इधर है कोई उधर है, तो किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम है, किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो सेल है और किस टाइप का वो उसका फंक्शन रहता है उस सेल का, किस टाइप का या सेल ऑर्गेनल है उसके मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि उसका उस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से प्रोटीन की प्रेजेंस भी वेरी करेगा। ठीक है, proteins occur in the form of globular molecules and they are dotted about here and there in a mosaic pattern। proteins present होते हैं dotted like dot यानी कि एक प्लेन सा बोट है जिसमें रैंडमली ऐसे डॉट करके रखा हुआ है। ठीक है, और उस फैशन को हम मोजेक फैशन कहते हैं, इसलिए फ्लूइड मोजेक मॉडल, यानी कि प्रोटीन मोजेक पैटर्न में प्रेजेंट है और आपका फ्लूइड टाइप का है आपका फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो देखिए एक्सट्रिंसिक दो तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द पोलर सरफेस, आपका ये सरफेस को हम पोलर सरफेस कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस को, जिसमें आपके फॉस्फोलिपिड का, ये फॉस्फोलिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड ये है, उसका पोलर हेड्स है, तो इसको हम पोलर सरफेस कहते हैं। अगर इस सरफेस पे प्रेजेंट होगा प्रोटीन तो हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जैसे कि ये वाला है सरफेस पे अटैच है, इस तरह लूजली अटैच होगा ये यहाँ पे। ठीक, और दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन या पार्शियली पेनिट्रेट होगा, ठीक है, एंड इंटायरली पेनिट्रेट होगा। इंटायरली पेनिट्रेट होगा तो हम उसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, जैसे कि ये वाला है यहाँ पे कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो कुछ पार्शियली पेनिट्रेट होगा, जैसे कि एक ही लेयर को पेनिट्रेट करके रखा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा प्रोटीन के अलावा तीसरा मेजर कंपोनेंट है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, शुगर और ओलिगोसैकेराइड ऑन द प्रोटीन ऑफ आउटर सरफेस। ठीक है, याद रखना सिर्फ आउटर सरफेस पे ही आपका कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इनर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा और न बीच की लेयर के बीच में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट या तो किसी प्रोटीन के साथ अटैच होगा, जैसे कि यहाँ पे है, अगर प्रोटीन के साथ अटैच है बाहर सरफेस पे तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है यहाँ पे इस तरह, तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स लाइकवाइज ओनली सम लिपिड्स ऑफ आउटर सरफेस, सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है और इनर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये जो इस कलर में है ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है,
तो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ किसको कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन इस शुगर प्लस इस प्रोटीन को कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और सेम उसी तरह आपका ये फोस्फोलिपिड प्लस शुगर को हम मिलके कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है। हमने 3 बड़े कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। 3 बड़े कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक तो है सबसे मेजर कंपोनेंट आपका लिपिड, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये दूसरा प्रोटीन है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। और किसका बना हुआ है? हमने कहा है कि फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है, ठीक है। ये है एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है आपका फोस्फोलिपिड। और ये 2 लेयर में, इस तरह 2 लेयर में रेगुलरली अटैच्ड है, ठीक है। और इस फोस्फोलिपिड, हर एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पास 2 रीजन्स है, ठीक है। ये एम्फीफ्लोइक या डुअल लविंग है, ठीक है। डुअल लविंग मतलब एक ही मॉलिक्यूल के पास 2 तरीके के नेचर है। एक नेचर यानी कि एक रीजन ऐसा है कि जिसका हाइड्रोफिलिक नेचर है, ठीक है। ये वाला हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक रीजन है, यानी कि ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन है, इसी मॉलिक्यूल का दूसरा रीजन है ये वाला टेल वाला रीजन, हाइड्रोफोबिक टेल जिसे कहते हैं। ये वाटर से दूर भागता है, ठीक है, यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, वाटर रिपेल कर देता है वाटर को, यानी कि वाटर से रिपेल हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सेल का अंदर वाला सरफेस है, ये सेल का बाहर वाला सरफेस है। तो वाटर की प्रेजेंस कहाँ पे होगी? ज्यादातर सेल के अंदर होगी या सेल के बाहर होगी। सेल की मेम्ब्रेन के बीच में कोई वाटर नहीं होगा। तो जो वाटर लविंग रीजन है वो इस तरफ है, पानी की तरफ। बाहर भी पानी हो सकता है तो बाहर की तरफ है, अंदर कोई वाटर लविंग एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पोलर हेड रीजन, ये हो गया हाइड्रोफोबिक टेल रीजन, फैटी एसिड का रीजन, ठीक है। तो एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? ये 2, एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल का बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड किसका बना हुआ है? फोस्फेट कंटेनिंग ग्रुप अटैच टू ए ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल पे फोस्फेट इस तरह अटैच है, ठीक है। ये बन गया आपका हाइड्रोफिलिक हेड। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल, ईच कंटेनिंग ईदर ए सैचुरेटेड और एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। और इस पे या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन का चेन होगा, ठीक है। या तो दोनों सैचुरेटेड होगा, या तो मोस्टली एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, यानी कहीं कहीं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो उस चेन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट है आपका प्रोटीन्स, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 टाइप के हम होते हैं, हमने कहा, एक इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। Some span only part of the membrane associating with a single layer while others stretch from one side of membrane to the other. इंटीग्रल प्रोटीन्स या तो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह पेनिट्रेट करके होगा, यानी कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक साइड से दूसरी तरफ साइड में एक उस प्रोटीन का एक साइड एक तरफ निकला होगा और दूसरा साइड दूसरी तरफ निकला होगा, इतना बड़ा सा प्रोटीन होगा, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है लेकिन आधे लेयर तक ही पेनिट्रेट करके हुआ है, ठीक है। जो आधे लेयर तक ही पेनिट्रेट करके है उसे हम मोनोटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और जो प्रोटीन पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके है उसे हम इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस है वो ज्यादातर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन करते हैं, जैसे कि ये चैनल बनाएगा, पोर्स बनाएगा, गेट्स बनाएगा, ठीक है। जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो सेल के अंदर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकता, वो ऐसे प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर पहुंचता है, ठीक है। और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन बाउंड टू द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप ऑफ द लिपिड और टू द हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये पेरिफेरल प्रोटीन या तो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप के साथ ऐसे अटैच होगा जैसे कि लिपिड के साथ अटैच है, लिपिड के हाइड्रोफिलिक हेड पे अटैच है,
या किसी इंटीग्रल प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक रीजन, ये वाला रीजन हो गया हाइड्रोफिलिक रीजन, इस प्रोटीन का ये वाला रीजन हो गया हाइड्रोफिलिक रीजन जो पानी की तरफ है यानी कि सेल के अंदर की तरफ है, या इसके साथ अटैच होगा पेरिफेरल प्रोटीन या डायरेक्ट लिपिड के साथ अटैच होगा। ठीक है, दोनों हो गया पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जांपल। ठीक है, और इस मॉडल में आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये दिखाया है, ये प्रूव भी हुआ है, ये सही है कि जो प्रोटीन पेरिफेरल है वो डेनियली एंडोजन मॉडल की तरह कंटिन्यूअस लेयर में नहीं है। ठीक है, डेनियली एंडोजन ने कहा था कि प्रोटीन बाहर सरफेस पे होता है और कंटिन्यूअसली एक लेयर बना के होता है। ठीक है, इस मॉडल ने ये उसको रॉन्ग प्रूव करके ये कहा कि पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं लेकिन सरफेस पे यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि या तो इस प्रोटीन के साथ अटैच है या इस प्रोटीन के सरफेस पे इस प्रोटीन के साथ अटैच है या डायरेक्टली आपके फॉस्फोलिपिड के साथ ही अटैच है। ठीक है, ये हो गए पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स के, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन के कुछ फंक्शंस है, यहाँ पे देखिए कुछ इंजाइमेटिक फंक्शंस है, यानी कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स एज इंजाइम भी काम कर सकता है। जैसे कि किसी बहुत सारे मेम्ब्रेन्स में होते हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, लेकिन उसका एक्टिव रीजन सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक्टिव साइट साइटोप्लाज्म की साइड में है, और उस एक्टिव साइड में आपका सबस्ट्रेट आएगा और वो रिएक्शन वहां से पॉसिबल हो जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, तो ये प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो किसी सबस्ट्रेट को या किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड करा देता है तो उसे हम एंजाइम कहते हैं। तो ये हो गया, ये एंजाइम भी बन गया, यानी कि इसका एंजाइमेटिक फंक्शन भी हो गया। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी करा सकता है। कुछ ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन है, ये चैनल बन के, यानी कि एक चैनल की तरह बन के किसी मॉलिक्यूल्स को जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकता, वो इस प्रोटीन की मदद से इस चैनल के थ्रू सेल के अंदर आ सकता है या सेल के बाहर जा सकता है। ठीक है, या मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है या मेम्ब्रेन के बाहर जा सकता है। कुछ एक्टिवली, ठीक है, एनर्जी एटीपी यूज करके, ठीक है, अंदर बाहर जाएगा, और कुछ ऐसे ही बिना एनर्जी के पैसिवली भी अंदर बाहर आएगा। पोर्स, गेट्स वगैरह होते हैं यही चैनल्स वगैरह। ठीक, कुछ एंकरेज और अटैचमेंट कराएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, ठीक है, जो सेल को शेप और स्ट्रक्चर देता है, उस माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने कहीं पे फॉर एग्जांपल टेंट वेंट लगाना है तो उसके अंदर हमने जो अंदर जो बांबू वगैरह या लकड़ी वगैरह डाल के पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस तरह सेल के अंदर भी एक फ्रेमवर्क होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। ठीक है, तो उन माइक्रोफिलामेंट्स को कहीं ना कहीं ज्वाइन तो करना है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो हम जमीन के साथ उसको फिक्स कराएंगे या तो हम दीवार के साथ फिक्स करते हैं। तो सेम उसी तरह इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को, सेल के साइटोस्केलेटन को कहीं फिक्स करने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह प्रोवाइड करता है आपका ये इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ये खुद के साथ इसको अटैच कराएगा, जैसे कि यहाँ पे कील लगा के इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन सिग्नल लेके आएगा, ठीक है, कोई मैसेज लेके आएगा, तो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और इस प्रोटीन में कोई कंफर्मेशन चेंज आ जाएगा यहाँ पे इस एंड पे, और यहाँ से कुछ और मॉलिक्यूल या यहाँ पे कोई पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, उस सिग्नल की वजह से ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ से अटैच होके निकल जाएगा और सिग्नल को आगे लेके जाएगा वो। ठीक है, सेल रिकॉग्निशन, एक सेल को रिकॉग्निशन दूसरे सेल के साथ, यानी कि ये रिकॉग्नाइज भी कराएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ये वाला सेल यहाँ पे एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर देगा और इस स्ट्रक्चर को दूसरे सेल का ग्लाइकोप्रोटीन इसको आइडेंटिफाई करके उसके सेल के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा। ठीक है, और तीसरा और एक काम है इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग, एक सेल को दूसरे के सेल के साथ ज्वाइन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज में या बहुत सारे सिस्टम में ये जरूरी होता है कि सेल आपस में अटैच हो और आपस में सेल इंटरसेलुलर एक्सचेंज के लिए कोई ना कोई चैनल या कोई ना कोई पोर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन वगैरह इसी के लिए होता है, और वो जंक्शन यानी कि वो चैनल या वो रास्ता बनता है इसी इंटीग्रल प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, ये प्रोटीन, इसका इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे सेल का इंटीग्रल प्रोटीन आपस में एक दूसरे को मतलब ज्वाइंट होके इन दोनों मिला के एक यहाँ से एक रास्ता बनाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू आपका सेल के यानी कि यहाँ से यहाँ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट आराम से हो सकता है। ठीक है,
अटैचमेंट वही हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी करा सकता है। हमने ये देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हमने देखा है कि बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प देता है। ठीक है, याद करिएगा आप लोग C1 C2 और C3 कम्प्लेक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है, वो भी तो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, उसका भी काम है कि इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प देता है। ठीक है, सेम इसी तरह पेरिफेरल प्रोटीन का भी फंक्शन है, ये भी सपोर्ट देता है, यानी कि अटैचमेंट और एंकरेज में ये भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जिस तरह इस इंटीग्रल प्रोटीन ने अटैचमेंट में हेल्प दिया, इसी तरह यहाँ पे एक पेरिफेरल प्रोटीन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन अटैच है, उसके साथ साइटोस्केलेटन अटैच हो गया। ठीक है, रिसीविंग एंड रिलेइंग सिग्नल, जैसे कि यहाँ हमने कहा कि ये बाहर बैठ के सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है और अंदर इस प्रोटीन के साथ अटैच रह के सिग्नल को रिले भी कर सकता है, यानी कि आगे फॉरवर्ड करा सकता है। इस इंटीग्रल प्रोटीन के पास सिग्नल आ गया, उसने फॉरवर्ड किया किसको, यहाँ पे इन पेरिफेरल प्रोटीन था फॉर एग्जांपल, इसको पास ऑन किया और जो ही सिग्नल आया तो ये यहाँ से डिटैच होकर सिग्नल को आगे लेके गया। ठीक है, इसमें भी हेल्प कर सकता है। एंजाइमेटिक फंक्शन भी दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पेरिफेरल प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के यहाँ प्रेजेंट है और एज ए एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम भी हेल्प यानी कि रोल दे सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीसी में या आपका वो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा है कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। वो मेम्ब्रेन के यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में मैट्रिक्स साइड में सरफेस पे अटैच होता है और वहां बैठ के वो एंजाइमेटिक फंक्शन, वो एज ए एंजाइम भी मदद देता है। ठीक है, और एक और काम है मॉलिक्यूल ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां कैरी करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए भी हेल्प देता है। सेम उसी ईटीसी का एग्जांपल है यहाँ पे, वहां पे जो साइटोक्रोम C होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है और इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक कैरी करके लेके जाता है। ये भी इसका एक फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।